हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव राज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और करीब 1 साल बाद मैं उपस्थित हूं। और हम शुरू करने वाले हैं विजन का PT 365। ये आप देख भी पा रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है PT 365 का कवर पिक। और जब आप विजन के मतलब वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको रिसोर्सेज के सेक्शन में PT 365 2021 के लिए अपलोड होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक 2021 का बस पॉलिटी का PT 365 आया है विथ टाइम। ये आगे आते जाएगा। और अगर हम बात करें, ये स्पेसिफिक जो ये PT 365 फॉर पॉलिटी है, 50 पेजेस की डॉक्यूमेंट है। और इसमें मई 2020 से लेके जनवरी 2021 तक के करेंट्स अफेयर को और उनमें जो भी पॉलिटी का एंगल आया है उसको कवर किया गया है। और जैसा कि आपको पता है, जब प्रीलिम्स का टाइम नजदीक आता है, यानी प्रीलिम्स में कुछ दिन बच जाते हैं, या कह लें मुश्किल से 15 दिन या 20 दिन, तो फाइनली एक और इसका सप्लीमेंट्री PT 365 विजन के तरफ से आता है। और ये जो बाकी के महीने रह गए, जैसे कि जनवरी के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4 महीनों में जो भी करेंट्स अफेयर जो बहुत ज्यादा क्रूशियल होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका फिर से क्रक्स आता है। वो हालांकि बहुत पतला होता है, उसमें बहुत ज्यादा पेजेस नहीं होते हैं, और ये हर बार का ट्रेंड रहा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके चीज़ों को ख़त्म किया जाए, और फिर उसकी एक कंपाइलेशन जितने भी आवर्स की हो कंपाइल करके, और एक कंप्लीट वीडियो, कंप्रिहेंसिव वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस से बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, तो आप अपने पीयर कम्युनिटी में फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इकलौता मोटिवेशन होता है कि आप शेयर कर रहे हैं, आप उसे पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि हाँ ठीक है, आपको ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी। दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए। तो ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट्स नजर आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो 50 पेजेस का है, और आप इसमें देखिए अलग अलग सेक्शंस में बटा हुआ है। तो काम से इसमें 40 से 45 पेज है। अब जैसे ये पेज नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी इश्यूज रहे हैं न्यूज में, इनको कवर किया गया है। फिर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, इस तरीके से टॉपिक इलेक्शन पर है, इंपॉर्टेंट जो भी बिल्स रहे, लेजिस्लेशंस रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर से, यानी कि हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 3 पर, और ये क्यों न्यूज में रहा इस चीज को समझते हैं। ओके, तो देखिए ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, काफी चर्चे में रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, केशव नंद भारती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो जो उसमें पर्सनालिटी है केशव नंद भारती, अब वो नहीं रहे, ही पास्ट अवे। तो इस वजह से ये काफी वापिस से सुर्खियों में आ गया था। और यहाँ पर बताया गया है ये पूरे केस के बारे में, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा अगर आपने बेसिक सा भी पॉलिटी पढ़ा है, या आपने लक्ष्मीकांत के बुक को कवर किया है। तो यहाँ पे उस बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है जिसने हमारे संविधान की लाज बचा ली। ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है कंसेप्ट लेकर आता है बेसिक स्ट्रक्चर का, कि आप यानी कि पार्लियामेंट किसी भी तरीके का छेड़छाड़ भले ही कर सकते हैं संविधान के साथ, उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है आप उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर बात की गई है जो भी चैलेंजेस किए गए केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1963 को, और उसके तहत आप देखेंगे कि वहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमारे आर्टिकल 25 में, 26 और 31 में दिए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं वायोलेशन हो रहा था।
अब ये न्यूज में रहा और उस समय यहाँ पर आप देखिए, यहाँ टोटल 13 जजेस की बेंच बैठी हुई थी उस समय, और ये लार्जेस्ट बेंच हुई अभी तक जो बनी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यहाँ पर जो भी पहले के इंटरप्रिटेशंस थे, यानी कि जो गोलकनाथ केस में जो भी मामला हुआ था, या फिर आप देखें कि आर्टिकल 368 यानी जो अमेंडमेंट से डील करता है, मेन उसी पर फोकस था। और इसमें जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जो सेक्शन 2 और 3 थे 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 29वां यानी कि 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका जो इंटरप्रिटेशन किया गया इन चीजों का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, और फिर एक तरीके से इन सेक्शंस को वैलिडिटी मिलती है। यहाँ पर बॉक्स में बताया गया है कि हमारे पास क्या कुछ ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सोवर्निटी, यानी हम संप्रभु हैं तो वो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात, या फिर जो वेलफेयर का कंसेप्ट है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, सेकुलर और फेडरल कैरेक्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेपरेशन ऑफ पावर जो है लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात की गई है, जो जुडिशियल रिव्यू है, ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसा कर करके। ओके, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में जो हार्मनी की बात की गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ठीक है। इसी तरीके से जो यहाँ पर लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो बात निकल के ही आती है। और यहाँ पर जो भी स्पेशल पावर मिले गए हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर मिले हैं अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। अब ये आर्टिकल्स आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के हम इन आर्टिकल्स पर भी प्रकाश डालेंगे। और पावर जो इसी तरीके के हाई कोर्ट्स को दिए गए हैं आर्टिकल 226 यानी 226 और 227 के अंतर्गत। तो देखिए किस तरीके से इवॉल्व होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। शुरुआत होती है उसकी 1951 से, जब शंकरी प्रसाद केस होता है, और वहां पर आप देखें आगे यहाँ चल के 1965 में सज्जन सिंह का एक मामला आता है। यहाँ पर बात यही निकल के आती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, संविधान के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। लेकिन इंटरप्रिटेशन चेंज होता है थोड़ा सा 1967 में, और कहा गया कि आर्टिकल 368 पावर नहीं देता है पार्लियामेंट को कि वो चीजों को मतलब जो हमारा संविधान है उसको अमेंडमेंट का पावर नहीं देता है। और यही बात कहने का मतलब था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ये बात कहा गया। आगे चल के 1971, अब वो काफी क्लैश का फेज था। जुडिशियरी जो है अपनी बात कहता था, लेजिस्लेचर उस बात को काट देता था, एक नए अमेंडमेंट कर देता था, अमेंडमेंट के बदले अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ना करने की ताकत के खिलाफ अमेंडमेंट, ऐसा चल रहा था, है ना। फिर 1971 का दौर आता है और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वहां पर यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है दीज आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13, और इसलिए पार्लियामेंट इन्हें अमेंड कर सकता है, क्योंकि वहीं पर जो कुछ अंकुश लगाया गया है लगाया गया था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वहां पर सेक्शन 2 और सेक्शन 3 जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, ये कर्टेल करता है राइट टू प्रॉपर्टी विथ ड्यू कंपेंसेशन। और जो सेक्शन 3 है, यहाँ पर बात की गई है प्रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ओवर फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कहीं कहीं आपको हावी होता हुआ नजर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ओवर फंडामेंटल राइट्स। ये सब कुछ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हो रहा था। और यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप था आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी के अंतर्गत, उसको भी खींच लेने का यहाँ पर कोशिश किया जा रहा है। अब एक साल बाद 1972, और यहाँ पर 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और यहाँ पर 2 लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशंस ऐड किए जाते हैं 9th शेड्यूल में। और कहने का मतलब है कि 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज चला जाता था तो अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई का कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसा कंसेप्ट होता था। अब इसके बाद फाइनली 1973 केशवानंद भारती केस, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया, लाइन ऑफ थॉट मेंटेन्ड एंड स्ट्रेंथेंड इन सब्सिक्वेंट जजमेंट्स। और फिर
इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का समय के साथ और इवॉल्व होता चला गया और इसमें कुछ जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, मिनर्वा मिल केस, एसआर गोमाई का केस या फिर आईआर कोलेव केस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अभी का हमारा दौर है जब आप देखते हैं कि जब राइट टू प्रिवेसी वगैरह की बात की जाती है, कितना खोल के हम फंडामेंटल राइट्स को और एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। इन चीजों की शुरुआत और एक जो सुप्रीम कोर्ट को एक मजबूती मिलती है और एक जो गार्जियनशिप वाली जो भूमिका होती है, फंडामेंटल राइट्स को बचा के रखने का जो एक अहम किरदार सुप्रीम कोर्ट ने निभाया था, तो केशव नंद भारती केस को नहीं भूला जा सकता है हमारे देश के बनने के इतिहास में। आउटकम क्या होता है कि ये अपहेल्ड करता है वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट और वहां पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड एनी और ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन एक शर्त रख दिया गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं करना चाहिए, डैमेज नहीं करना चाहिए या डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए जो भी एसेंशियल फीचर्स हैं हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहलाता है या उसी को कहा गया। यहाँ पे करेक्ट किया गया जो भी गलतियां हो गई थी गोलकनाथ केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 368 है इसमें पावर दिया गया है और जो प्रोसीजर दिया गया है किस तरीके से आपको अमेंडमेंट्स करने हैं संविधान में और किस तरीके, और ये भी बताया कि अमेंडिंग पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है पार्लियामेंट के वो अलग अलग हैं। अदर जो जजमेंट्स हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करता है 25th और 29th अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट फॉर पार्ट्स दैट कर्टेल इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो कहता है ठीक है जो भी 25th और 29th अमेंडमेंट्स किए गए हैं सही है, लेकिन जहां पर जुडिशियल रिव्यू को नीचा दिखाया जा रहा था, कर्टेन किया जा रहा था, बस उस सेक्शन को हटा दिया गया। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो हम यहाँ बात कर रहे थे तो यहाँ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत रखा गया है, कंसिडर किया गया है। अब ये जो लिस्ट है अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि यही बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके बाहर का चीज को हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस चीज को टाइम टाइम पर इंटरप्रेट करते रहती है अपने सुविधा अनुसार। अब जो अगला टॉपिक है वो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से, और न्यूज में रहने का वजह है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको पहली बार ऐसे वो प्रेसिडेंट बने जिनको 2 बार इम्पीच किया गया। एक बार पहले भी ये सुर्खियों में रहा था, आपने उस समय भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रखा होगा, और ये दूसरी बार इस तरीके का काम होता है। तो अब हमारे जो मतलब पेपर है यूपीएससी के, वहां पर इस तरीके के सवाल आ जाते हैं कई बार कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जरा सा कि इंडिया में क्या कुछ नॉर्म्स हैं इम्पीचमेंट के लिए। हम यूएस वाले सेक्शन को थोड़ा इग्नोर भी कर दे तो कोई बात नहीं है, न्यूज में रहा इम्पीचमेंट वर्ड जिसका हिंदी होता है महाभियोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया में अगर आर्टिकल 61 है और उसके अंतर्गत जो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है और वहां पर अगर प्रेसिडेंट के द्वारा वायोलेट किया जाता है हमारे संविधान को तो उनको इम्पीच किया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट का इनिशिएटिव है या तो वो लोकसभा ले सकता है या राज्यसभा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का पावर इक्वल है। अब ये कई स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप है 1/4 ऑफ मेंबर टू साइन चार्जेज। अब जिस भी सदन में है, जितने भी सदन के सदस्य हैं, 1/4 सदन के सदस्य जो हैं कम से कम साइन करें कि ठीक है इस तरीके का हम चार्ज लगा रहे हैं। 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है राष्ट्रपति को और 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप उस हाउस को पास करती है। अब सेकंड स्टेज है कि ये दूसरे सदन में पहुंचता है और फिर इस तरीके का वहां पे इन्वेस्टिगेशन का वो काम करता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होती है। और अगर 2/3 मेजोरिटी से वापिस से वो पास हो जाता है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रेसिडेंट हमारे अब इम्पीच हो जाएंगे। वैसा हमारे देश में अभी तक हुआ नहीं है और इंडिया में इम्पीचमेंट का मतलब है, महाभियोग लगने का मतलब है कि उनको ऑफिस खाली करना पड़े। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है, इम्पीच कर दिया गया, इन पर महाभियोग लगा दिया गया और वहां पर भी इम्पीचमेंट के बाद हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिकी इतिहास में ऐसा बहुत ही रेयर घटनाएं हैं कि बहुत मतलब ये इतनी फ्रीक्वेंट होने वाली चीजें नहीं है। और वहां पर जो ग्राउंड्स होते हैं इम्पीचमेंट के, ट्रिजन, ब्राइबरी या किसी भी तरीके का हाई क्राइम है, और जो लोअर हाउस है वहां पर उसी के पास बस ऑथोरिटी है इम्पीच करने की। इंडिया में आइदर हाउस के पास है और अगर वहां पे सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है
तो ट्रायल स्टार्ट होता है, फिर वो अपर हाउस में पहुंचता है जहां सीनेट कहते हैं, और वो कोर्ट की तरह काम करता है। और अगर 2/3 मेजोरिटी से सीनेट वोट पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को माना जाएगा कि वो इम्पीच हो गया। अब हम चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। मतलब कि यहाँ पर गवर्नर जो है उनके पास कितनी पावर दी गई है किसी को क्षमा करने का। तो जब पार्डनिंग पावर की बात की जाती है तो दिमाग में आपके एकदम तस्वीर बन जाता होगा प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, क्योंकि हम तुलना में देखते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूज में रहने की वजह है कि रिमिशन ऑफ अ सेंटेंस ऑफ एजी पेराविलियन। अब ये जो व्यक्ति हैं ये कन्विक्ट हैं राजीव गांधी यानी कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनके असिसिनेशन के केस में। और वो केस जो है पेंडिंग था तमिलनाडु गवर्नर के पास पिछले 2 साल से। अब रिमिशन का मतलब क्या होगा ये तो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा कंपेयर देख लेते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में पार्डनिंग पावर को लेके। प्रेसिडेंट को जो ये पावर दी गई है आर्टिकल 72 के अंतर्गत दी गई है, जबकि गवर्नर के पास ये आर्टिकल 161 के अंतर्गत पावर मिलती है। अब प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है कहीं बड़ा है, इलाबोरेटेड है अगर गवर्नर से तुलना किया जाए तो। यहां पर पनिशमेंट जो है या सेंटेंस जो है अगर किसी यूनियन लॉ के वजह से मिला हो या किसी कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के वजह से मिला हो या कोई भी सेंटेंस है अगर डेथ सेंटेंस है, तो यहाँ पे हक है प्रेसिडेंट को कि उसको माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। गवर्नर के पास भी कुछ इसी तरीके के पावर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। पहला कि जो कोर्ट मार्शल वाली यहाँ बात हुई थी मिलिट्री कोर्ट वाली, यहाँ पर ये स्पेसिफिक जो माफ करने की क्षमता है ये प्रेसिडेंट के पास है, ऐसा पावर गवर्नर के पास नहीं है कोर्ट मार्शल वाले केसेस में। और दूसरा जो ये डेथ सेंटेंस है यानी मृत्यु दंड जिसको कहते हैं, तो इस तरीके की जो क्षमा है ये बस प्रेसिडेंट के तरफ से दी जा सकती है। ये डेथ सेंटेंस वाले पार्डन्स गवर्नर नहीं दे सकते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंस है, आर्टिकल 72 फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 161 फॉर गवर्नर। अब यहाँ पर हम देखते हैं पार्डनिंग पावर। अब यहाँ पर जैसे टर्म आया हुआ था ना, आपने देखा था यहाँ शुरू में रिमिशन, तो समझ लेते हैं सब में अंतर क्या है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, याद रह नहीं पाता है बहुत लोगों को बार बार, कोई बात नहीं, रिवाइज करते रहिए, हर चीज याद नहीं रह पाती है बहुतों को। तो देखिए जो पार्डन शब्द कहा गया यानी जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगे गए हैं एकदम से बरी कर दिया गया, आप एकदम वो सामने वाला जो इंसान है सारे पनिशमेंट्स जो है उसके खत्म हो जाते हैं। एक टर्म है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि अगर एक तरीके की कोई सजा मिली गई है तो उसको दूसरे टाइप के सजा से चेंज कर दिया जाए। मान लीजिए कि किसी को मृत्यु दंड हो, ठीक, और उसको उसका सजा बदल के उम्र कैद कर दिया जाए तो कहेंगे कि कम्यूटेशन हो गया। एक दूसरे टाइप का सजा होता है जिसको रिमिशन कहते हैं, सजा नहीं, सजा की माफी। रिमिशन में क्या होता है कि चार मतलब जो सजा का जो फॉर्म है जो कैरेक्टर है वो वही रहेगा। मान लीजिए किसी को 14 साल की सजा हुई है और उस सजा को घटा के 6 साल की सजा कर दिया तो कहेंगे कि रिमिशन है, जो सजा है सेम रहेगा लेकिन उसका रूप चेंज हो गया। एक टर्म है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है कि जो पहले ओरिजिनली सजा दिया गया है उसके फॉर्म में कुछ चेंजेस कर दिए जाएं, चीजों को सरकमस्टांसेस को देखते हुए कन्विक्ट के फिजिकल कंडीशन या कोई अगर डिसेबिलिटी है उस सरकमस्टांस में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई लेडी है, कोई विमेन है, वो कन्विक्ट है और वो प्रेग्नेंट है, तो फिर उस समय इस तरीके के रिस्पाइट के प्रोविजंस लगाए जाते हैं। और जो चौथा है वह है रिप्राइव। इसमें क्या होता है कि टेम्पोररी टाइम के लिए जो एक्सक्यूशन है किसी भी सेंटेंस का तो उस पर स्टे लगा दिया जाता है। खास कर ये डेथ सेंटेंस केस में होता है कि अगर किसी व्यक्ति पर फांसी की सजा हो जाती है, मतलब उसका अगर जान ले लिया जाएगा आगे चल के कैपिटल पनिशमेंट, तो उसको अगर कुछ महीने की राहत दे दी जाए, कुछ दिनों की छूट मतलब आजादी दे दी जाए कि अगर फांसी उसको लगाना था लेकिन थोड़ा सा आप डिले कर दिए तो वो कहलाएगा रिप्राइव। ये पार्डनिंग पावर्स हैं, टोटल आप देख पा रहे हैं ये 5 इनकी संख्या है। गवर्नर के पास भी सब कुछ है एक्सेप्ट ये डेथ सेंटेंस वाला, यानी रिमीट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। अब यहाँ पर आप अगर टर्म्स को देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि ये रिमिशन और ये कम्यूटेशन, इन चीजों में जो डेथ सेंटेंस है उसमें ऑल्टरेशंस गवर्नर के द्वारा किए जा सकते हैं। लेकिन
लेकिन यहाँ पर जो ये पार्डन टर्म है कि पूरे तरीके से अगर किसी के कैपिटल पनिशमेंट की बात की जा रही है डेथ सेंटेंस को और उसको एकदम हटा देना, ये गवर्नर कैबिनेट में नहीं आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कंपेयर करते हैं पार्डनिंग पावर ऑफ इंडिया एंड यूएस के प्रेसिडेंट। तो यूएस के प्रेसिडेंट भी इस तरीके की पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करते हैं और हाल में ही यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा ये पावर यूज किया गया, मतलब वहां के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बचाने के लिए, पार्डन करने के लिए। और यूएस प्रेसिडेंट जो है उनके पास इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कि वो पार्डन कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। जो और वहां पर ये बात ध्यान रखना होगा कि ये जो पार्डनिंग पावर है वो फेडरल क्राइम्स में होना चाहिए, ठीक है, यानी स्टेट के लॉ के अंतर्गत नहीं, जो फेडरल क्राइम्स हैं उनकी ही बात की जा रही है। और ये वहां पर भी ग्रांट किया गया है विदाउट लिमिट, और वहां पर किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इंडिया के केस में अगर देखें तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, वो कैबिनेट के सलाह पर इस तरीके का मतलब डिसीजन लेते हैं, और इसकी बात की गई है आर्टिकल 72 में। लेकिन उनके पास पावर है पार्डन करने का, रिप्राइव करने का, रिस्पाइट का, रिमिशन का, किसी भी पनिशमेंट को। ओके, अब यहाँ पर वापिस से आप इन टर्म्स को देख लीजिए, पांचों टर्म्स को, और हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ हम बात करेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। ओबीसीज का मतलब हो गया अदर बैकवर्ड क्लासेज। और हाल में ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया टर्म एक्सटेंशन ऑफ कमीशन टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। तो ओबीसी आप जानते हैं, यहाँ पर चीजों को हम कैटेगराइज करके देखते हैं, कहते हैं कि ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब है। इस तरीके से लोगों को फिर एडवांटेज दिए जाते हैं, जितना उनका डेवलपमेंट हुआ है उस आधार पर यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह के प्रोविजंस हैं। तो ये जो कमीशन है टू एग्जामिन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेज, तो यहाँ पर जो हेड कर रहे हैं उस कमीशन को, उनका नाम है जस्टिस जी रोहिणी। और इस कमीशन को शुरू किया गया, इसको स्थापित किया गया 2017 में। और देखिए इसको सेटअप किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 340 जो इंपावर करता है प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को कि वो एक ऐसा कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं जो कि इन्वेस्टिगेट करे कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए जो कंडीशन है रिजर्वेशन की, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो है इंदिरा शाहनी का केस। यहां पर रिजर्वेशन पर पहली बार इतने कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बात हुई, और यहाँ रिजर्वेशन की बात की गई टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज। एक कैप लगा दिया गया कि किसी भी वैकेंसी में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट निकल के आता है। क्रीमी लेयर का मतलब कुछ ऐसे समझिए जैसे कि दूध जब आप गर्म करते हैं तो मिल्क को जब वार्म किया जाता है तो ऊपर में क्रीम की लेयर बैठ जाती है, छाली जिसको कहते हैं। ओके, वो क्या है कि पूरे दूध का जो सबसे कह लें कि लग्जरियस पार्ट हो गया। वैसे ही ओबीसी कैटेगरी में कुछ लोग हैं जो कि पहले से इंपावर्ड हैं या रिजर्वेशन का फायदा उठा के क्लास 1 क्लास 2 ऑफिसर बन चुके हैं, तो उनके बच्चों के पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो बढ़िया जगह पर रह के अच्छा शिक्षण ग्रहण कर सकें, तो उनके पास रिजर्वेशन के फायदे नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा तो जो बाकी लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए था वो तो फिर डिप्राइव रह जाएंगे ना। इस बात को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट निकल के आता है, और वही बात लिखी गई है कि क्रीमी लेयर मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस। हालांकि ये क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अभी तक प्रॉपरली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं आया है। और यहाँ कहा गया है इंदिरा शाहनी के जजमेंट में कि किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए प्रमोशन में। अब इस बात की बाल की खाल नहीं उखाड़नी है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ इंदिरा शाहनी केस की बात की जा रही है। आगे रिजर्वेशन या प्रमोशन पर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है। ओके, तो देखिए जो ये बैकग्राउंड है मंडल कमीशन का, आपको समझना पड़ेगा। बात है 1990 की, जब केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया ओबीसी के लिए कि उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में। वो सारे जॉब्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और पब्लिक सेक्टर के होंगे, जो भी आते हैं अंडर आर्टिकल 16 और उसका क्लॉज 4।
27% रिजर्वेशन की बात कर दी जाती है। और ये जो डिसीजन है वो किस रिकमेंडेशन पर था, तो जो 1980 की रिपोर्ट थी, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की, उसके आधार पर। और मंडल कमीशन को एक साल पहले यानी 1979 में बनाया गया था, और उसके चेयरपर्सन जो थे वो बीपी मंडल साहब थे। और जो मैंडेट है मंडल कमीशन का कि वो आइडेंटिफाई करे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जा सके, जो जात पात है उसको मिटाया जा सके, कम किया जा सके जाति प्रथा को, इसके लिए। अब जो रिकमेंडेशन थे ओबीसी रिजर्वेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, इनको कब इंप्लीमेंट किया जाता है, तो 1992 में किया जाता है। और यानी कि नौकरी में ही नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी उसको लागू कर दिया गया 27% वाले कंसेप्ट को। जबकि तो जो रिकमेंडेशंस थे ओबीसी रिजर्वेशन के सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है 1992 में। लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में जो एजुकेशनल कोटा की अगर बात करें तो वो आता है फोर्स में 2006 में अंडर आर्टिकल 15(4). जो जॉब्स की बात की गई है वो है आर्टिकल 16(4), याद रखना है आपको। ओके, अब इंश्योर किया जा सके कि जो बेनिफिट्स हैं, रिकमेंडेशंस जो भी हैं मंडल कमीशन के, वो सही ढंग से परकुलेट होते हुए सबसे जो समाज का निचला तबका है बैकवर्ड कम्युनिटी में, वहां तक पहुंच पाए, इसके लिए क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया लाया गया। और जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है ये इन्वोक किया गया सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के द्वारा, जिसको कहते हैं 1992 का इंदिरा शानी जजमेंट। और यहां पर एक कह लें कि सीलिंग लगा दी गई। वहां कहा गया कि अगर किसी हाउस होल्ड का एनुअल इनकम 8 लाख या उससे अधिक रुपए हो तो उसको क्लासिफाई किया जाएगा कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। क्रीमी लेयर जो मैं आपको समझा चुका हूं, और वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना के बताया गया है कि ओबीसी होते कौन है। तो ओबीसी एक कलेक्टिव टर्म है जो कि सरकार के द्वारा यूज किया जाता है एजुकेशनली या फिर सोशली डिसएडवांटेज्ड क्लास के लिए। जो ओबीसी है ये अपने आप में एक बहुत ही हेट्रोजीनियस ग्रुप है। यहाँ पर अब आप देखें तो बहुत तरीके की जाति व्यवस्था जो है, जो सब कास्ट हैं, हर कास्ट के अंदर बहुत सारे सब कास्ट हैं, और ये इतना अजीब जाल है कि सब कास्ट में भी आपस में शादी ब्याह बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। एक कास्ट है उसमें लोग अपने को दूसरे कास्ट से सुपीरियर इंफीरियर करते ही रहते हैं, और फिर सब कास्ट में भी कि मेरी वाली सब कास्ट जो है उस सामने वाले की सब कास्ट से सुपीरियर है, इंफीरियर है, इस तरीके की टेंडेंसी है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहा होगा, और उसको फिर तोड़ने का एक प्रयास भी करते रहना चाहिए। इन कास्ट सिस्टम से ऊपर उठना ही चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर आप देखें कि जो ओबीसी है, यहाँ नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें और साउथ इंडिया की, तो यहाँ पे लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, यानी कि इनके पास जमीन है, होल्डिंग है। और साथ ही साथ वह एक ऐसा भी क्लास है ओबीसी के अंतर्गत जिसके पास कोई भी लैंड होल्डिंग नहीं है, लैंडलेस है, और वो सब्सिडेंस लेबर का काम करता है, जीविकोपार्जन के लिए कहीं से धन इकट्ठा कर ले, इकट्ठा भी ना कर सके, हैंड टू माउथ वाली बात है। ओके, अब जो है आइडिया सब कैटेगराइजेशन का, इसको समझते हैं। तो जो पहला बैकवर्ड कमीशन रिपोर्ट है वो है 1955 का, और वो बात पहली बार किया सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी इनटू बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज या कम्युनिटी। तो कहते हैं ओबीसी एंड ईबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास कह दिए, और जो एक्सट्रीम है तो उनको ईबीसी कहते हैं। मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें एक डिसेंट नोट दिया गया था, और जो मेंबर के द्वारा दिया गया था उनका नाम है एल.आर. नायक, और उन्होंने बात करी थी सब कैटेगराइजेशन इन इमीडिएट एंड डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लासेज। बस टर्म याद रहना चाहिए। 2015 और यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस
प्रपोज करता है कि ओबीसी जो है उसको फिर डिवाइड करना चाहिए 3 कैटेगरी में। एक को कहेंगे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी या ग्रुप ए, दूसरे को कहेंगे मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी, और उसको कैटेगरी सेकंड कह रहे हैं ग्रुप बी कहेंगे, और एक हो गया ग्रुप सी यानी बाकी जो बच गए बैकवर्ड क्लासेस। ओके, अब यहां पर जो ईबीसी है उसमें वो लोग आएंगे जो कि कई तरीके के सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को झेलते हैं, और इसमें मेनली जो है अबॉरिजिनल ट्राइब्स वगैरह हैं, नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। जो एमबीसी हैं यानी कि जो मोर बैकवर्ड क्लासेज हैं, तो इनका अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है बहुत सारा। अब इनका मैं नाम कुछ नहीं कोट करूंगा, ठीक है। तो आप समझते हैं सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और जो तीसरा है जो कि कंपैरेटिवली फॉरवर्ड है, वो अब अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ के किसी दूसरे स्फीयर में घुस चुके हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में जुड़े हुए हैं, तो उनको ग्रुप सी में रखा गया है। और जो एनसीबीसी है उसकी माने तो जो 11 राज्य हैं, पूरी लिस्ट दी गई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका। अब यहाँ देखिए राज्य कहने का मतलब हो गया कि इसमें यूटी भी आ रहा है या सेमी स्टेट, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, इनके नाम दिए गए हैं कि इन राज्यों ने सब कैटेगराइज कर लिया है ओबीसी को रिजर्वेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस में। जैसे कि मैं बिहार से आता हूं और मुझे बिहार का पता है कि यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेज को रिजर्वेशंस मिलते हैं उसमें भी कैटेगराइजेशन कर दिया गया है कि ईबीसी को इतना परसेंट मिलेगा 27% में से, ओबीसी को बाकी जो एनेक्सर हो गया उनको इतना मिलेगा। खैर इतने टेक्निकलिटीज में नहीं जाते हैं, जो मूल बात है आप उसको समझ गए। अब बात तो देखिए अब तक क्या होता था कि आर्टिकल 338 के अंतर्गत जो नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल कास्ट वही एड्रेस करता था ओबीसी के भी ग्रीवांस को। लेकिन अभी एनसीबीसी एक बॉडी सेटअप की गई है, वो एक्ट जो है उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट एक्ट है, कास्ट नहीं क्लासेज एक्ट है 1993 का, और आर्टिकल इसके लिए है आर्टिकल 338 बी, संविधान में है। और यहाँ पर अब वो इन एड्रेस करता है इन ग्रीवांसेज को। जो हमारे संविधान का 123rd यानी 123वां जो संविधान संशोधन का बिल था, जिसे कि 100 दूसरा 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन के आता है, इसका मकसद है कि वो प्रोवाइड करे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, और इसको पावर्स दिए गए हैं टू द कमीशन ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, जिसको एससीबीसी कहते हैं, और इनका फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है एनसीएससी के द्वारा। अब जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ और भी चेंजेस करते हैं आर्टिकल 342 ए और आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 342 ए किस चीज से रिलेटेड है? सेंट्रल लिस्ट से रिलेटेड है, एक पूरी सूची दी गई है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज की। वही आर्टिकल 366 जो है वहां पर बात की गई है, डेफिनेशन दिया गया है जो कि यूज किया गया है हमारे संविधान में, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज। ओके, अब देखिए इस एक्ट के अंतर्गत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज है वो 5 मेंबर से मिलकर बना होगा, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब इनका टेन्योर, सर्विस कंडीशन वगैरह सब कुछ प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। अब इनके फंक्शंस तो आप ही समझ ही रहे हैं कि ग्रीवांस जो भी होंगे, जैसे कि जो भी रिलेटेड है टू नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन या फिर इकोनॉमिक ग्रीवांसेज, या फिर अगर कुछ वायोलेशन होता है, कुछ वायलेंस होता है, उन चीजों के ऊपर संज्ञान लें। और ये जो एक्ट है कहीं ना कहीं प्रपोज करता है कमीशन को जो पावर कि वो इंक्वायरी कर सके अगर किसी भी तरीके का कंप्लेन है, अगर कहीं पर बात डिप्राइवेशन ऑफ राइट्स की होती है और उनको सेफ गार्ड करने की होती है। तो साथ ही आप देखेंगे कि ये पावर देता है एनसीबीसी को एक सिविल कोर्ट के बराबर, ठीक है, और फिर वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह काम भी कर सके, और इससे बहुत कुछ फायदा हो रहा है, होना भी चाहिए। तो इसमें आर्टिकल 338 आया, आर्टिकल 338 बी आया, आर्टिकल 342 ए का जिक्र आता है, आर्टिकल 366 का जिक्र आता है। साथ ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट बिल है 123rd और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 102nd, इतना कुछ आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में याद रखना है। जस्टिस रोहिणी का नाम आया था, ये भी अब आपको याद रखना होगा। मंडल कमीशन जो है आप समझ ही रहे हैं।
तो इस तरीके से हमने कुछ एक टॉपिक्स को देख रखा है यहाँ पर, और हम अब यहाँ पर पेज नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं टोटल 50 पेजों में। अब जब हम आगे मिलेंगे तो पेज नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इन टॉपिक्स में अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। और फिर अगर आपको मेरे द्वारा प्रेजेंट किया गया ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने पीयर कम्युनिटी में शेयर कर सकते हैं, और अपने आप जो भी सलाह हैं, सजेशंस हैं, जो भी आपको लगता है कि मुझे चेंजेस करने चाहिए ताकि और बेहतर तरीके से कंटेंट डिलीवरी हो सके, तो आप उसको बेहिचक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।